तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। एंड हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। तो आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इनको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल जाएंगे। और ये लिए कहाँ से गए हैं? तो ये जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये उठाए गए हैं। झंडा भी काफी ज्यादा सिमिलर है हमारे इंडिया के झंडे से। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ली गई हैं। और आयरलैंड ने ये कहाँ से लिया था? ये स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन में थी डीपीएसपी, वहां से फिर आयरलैंड ने लिया और फिर आयरलैंड से हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो हमारे वाले डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी ये हमने उससे भी इंस्पिरेशन ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये किस रूप में थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट होती थी वो इंस्ट्रक्शन देती थी, यानी कि डायरेक्शन देती थी कि इसको जो गवर्नर्स और जो यहाँ पे वाइसरॉय होते थे उनको इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि ये दो जो तुम्हें पॉलिसीज हैं वो इम्प्लीमेंट करनी है इंडिया में। तो एक तरीके से उसी पे हम लोगों ने इन इन सारी चीजों से हमारी डीपीएसपी जो है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए कि कहाँ से लिया गया है, अगर आयरलैंड ऑप्शन में है तो आयरलैंड लगाना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है तो वो लगा देना, या फिर स्पेन होगा। तो ये तीनों चीजें से हम लोगों ने इंस्पिरेशन लिया है। हालांकि स्पेन से आयरलैंड ने लिया था एंड आयरलैंड से हम लोगों ने लिया था। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है वो डायरेक्शन दे रही थी वाइसराय को, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो है वो नया कंसेप्ट है। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो डायरेक्शन दे रहा है किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो डायरेक्शन दे रहा है गवर्नमेंट को कि ये तुम्हें अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, जब तुम कोई लॉ बनाओ, कोई लेजिस्लेशन पास करो, या फिर कोई पॉलिसी जो है वो तुम ला रहे हो देश के लिए। तो इन जो चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है वही दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में। तो इसमें एक तरीके से हमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वहां पर हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे, और यहाँ पर हमें सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स जो है वो मिलेंगे। अब सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है वो हमें गारंटी के रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसएबल होते हैं। लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स तुम्हें अगर तुम्हारे अगर दिमाग में आ रहा हो तो ये जो है वो हमें गारंटी में क्यों नहीं मिले? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी या फिर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में मिल रहे हैं, उनको जस्टिसएबल क्यों नहीं रखा गया? इनको क्यों ना फंडामेंटल राइट्स में डाला गया? इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि ये जो है वो रिसोर्सेज मांगते हैं, ठीक है। तो इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा होना चाहिए। मान लो जैसे तुम्हें पेंशन देनी है, तुम्हें रिजर्वेशन देना है, तुम्हें फ्री लीगल एड देनी है, तो ये सारी चीजें हैं। तुम्हारे लिए इंस्टीट्यूशंस बनवाने हैं नए नए, तुम्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना है, तो ये जो सारी चीजें हैं उनके लिए क्या लगता है? उनके लिए पैसा लगता है, उनके लिए रिसोर्सेज लगते हैं। तो ये जो सारी चीजें थी जो डीबीएसपी में हमें देखने को मिल रही हैं, वो उसके लिए रिक्वायर्ड है रिसोर्सेज, उसके लिए पैसा मांगता है। लेकिन जब हम लोग आजाद हुए थे और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हम लोग नए नए आजाद हुए थे, एंड उस समय पे हमारे पास उतने ना तो पैसे थे और ना उतने रिसोर्सेज थे, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी। और एक तरीके से हम लोग नए नए जो है वो इस डेमोक्रेसी का हिस्सा बने थे। तो हमारे पास उतनी जब रिसोर्सेज नहीं थे, तो जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि ये हम लोग जो है वो बाद में इनको राइट जो है देने का प्रावधान जो है संविधान में दे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है वो सरकार जो है उनको डायरेक्शन देंगे कि जब तुम्हारे पास ये रिसोर्सेज हो, तुम्हारे पास पैसा हो, जब तुम इस काबिल हो, जब तुम इनको इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स दे सको, तो इनको दे देना। तो ये डायरेक्शंस जो है वो देके चले गए हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हमें देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो हमें देने का काम करते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। याद रखना, हम लोगों ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। एंड आयरलैंड ने लिया था स्पेन से। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे, वहां से भी हम लोगों ने डीपीएसपी की जो चीजें हैं वो उठाई हैं। तो वहीं पे अब हम लोग डिफरेंस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में क्या क्या जो है वो डिफरेंसेस हैं या फिर क्या क्या समानताएं हैं? एक तो दोनों ही जो है वो हमें राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो हमें सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, दोनों ही हमें राइट्स दे रहे हैं, दोनों ही एक प्रकार की डायरेक्शंस हैं, तो दोनों ही डायरेक्शंस हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स डायरेक्शंस कैसे हैं? ये एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे थे स्टेट को कि ये काम मत करना, कि जो आज़ादी है किसी बंदे की वो चली जाए। तो किसी की लाइफ मत ले लेना, कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे थे स्टेट को। अब जो डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करेगी, तो कि ये चीजें करो, रिजर्वेशन दो और पेंशन दो, इक्वल पे पर इक्वल वर्क दो। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। तो
अब इसकी डिफरेंस को भी हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वही नेगेटिव डायरेक्शन दे रहे थे, स्टेट को ये प्रोहिबिट कर रहे थे कि सर्टेन जो थिंग्स हैं वो तुम्हें नहीं करनी है, कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट नहीं होने चाहिए किसी व्यक्ति के। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो क्या है, वो पॉजिटिव जो है वो तुम्हें डायरेक्शन देंगी, किसको, स्टेट को देंगी, ठीक है, तो स्टेट को पॉजिटिव डायरेक्शन देंगी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि इनको कोर्ट में इन्फोर्स करवाया जा सकता है, अगर ये जो है वो अगर वायलेट होते हैं तो तुम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाके रेट इशू करवा के इनको जो है वो मनवा सकते हो। डीपीएसपी हालांकि नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि तुम सीधा कोर्ट वोट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सरकार को कोई लॉ बनाना पड़ेगा या फिर कोई पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें थी। दे एम एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री बाय गारंटिंग इक्वालिटी, लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो स्टैब्लिश करती है, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम ये और ये कल्चरल राइट्स जो है वो सब देके, ठीक है। और ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं डीपीएसपी, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़े तो दे हैव लीगल सैंक्शंस, यानी कि अगर सरकार जो है वो इनको नहीं मानती है तो लीगल एक्शंस उसके खिलाफ कर सकते हैं हम लोग। एंड ये जो मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस उस पर लगा सकते हैं, यानी कि जो सरकार से ये उम्मीद की जाती है जब वो अपनी पॉलिसी और ये कोई लॉ बनाए तो ये डीपीएसपी का ध्यान रखे, तो मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस उस पे लग सकते हैं। जैसे अगर कोई सरकार जो है वो डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही है तो एक तरीके से हम ये कर सकते हैं कि अगली बार जब चुनाव हो तो उससे जवाब मांगे, तो ये क्या है, पॉलिटिकल सैंक्शन हो जाएगा एंड मॉरली उसको ये सब करना चाहिए। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स थे वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को ये बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल पे फोकस थे, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं वो कम्युनिटी पे फोकस हैं, ठीक है, कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना चाहिए, और ये सारी जो चीजें हैं वो सब डीपीएसपी में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कम्युनिटी पे फोकस करेंगे, और जो फंडामेंटल राइट्स जो थे वो इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए कोई लेजिस्लेशन, कोई भी लॉ की जरूरत नहीं है फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो कोई भी कानून पास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही जस्टिसेबल है। अगर उनका कोई वायलेशन होता है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि डीपीएसपी को अगर हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो सरकार को कोई लॉ लाना पड़ेगा, देन वो उसके बाद लॉ पास होगा, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये खुद से अपने आप में इन्फोर्स नहीं होते, ये इनके लिए एक लॉ लाना पड़ेगा, देन इनको इन्फोर्समेंट मिलेगा। द कोर्ट्स आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एज अनकंडीशनल, ठीक है। अगर लास्ट में अगर कोई लॉ जो है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, देन उसको जो कोर्ट है उसको अनकंस्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड घोषित कर सकता है। हालांकि डीपीएसपी के साथ ये केस नहीं है, वो नॉन जस्टिफिएबल है, ठीक है। तो याद रखना, कोर्ट जो है वो किसी लॉ को इनवैलिड या फिर अनकंस्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकता अगर वो डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें थी वो हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से सिमिलर हैं एंड किस तरीके से जो है वो थोड़े बहुत डिफरेंस में है। फिर हम लोग अपने आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग कर रहे होंगे वो है आर्टिकल नंबर 36। तो 36 से लेके 51 तक हमें डीपीएसपी देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में देखा था, फंडामेंटल राइट्स के शुरू में जो आर्टिकल 12 था उसमें स्टेट की डेफिनेशन मिल रही थी, ठीक है, तो स्टेट जो था उसको डिफाइन किया गया था आर्टिकल 12 में। ऐसे ही डीपीएस में भी जब यहाँ से शुरुआत होती है आर्टिकल 36 से, तो आर्टिकल 36 में ही स्टेट की डेफिनेशन देखने को मिल जाती है हमें डीपीएसपी में, ठीक है। तो पार्ट 4 में भी आर्टिकल 36 में सेम डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में थी, तो यानी कि जो पार्लियामेंट वगैरह हो गई, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, पार्लियामेंट हो गई, यूनियन गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, या फिर सरकारी कंपनियां जितनी हैं, या फिर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी भी जो अगर सरकार का काम कर रही है, वो सब किसकी डेफिनेशन में आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। तो सेम डेफिनेशन है स्टेट की, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था एंड यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बार रिविजिट कर लिया इसको। अब आर्टिकल 37 जो है वो क्या कहता है, वो नेचर बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का। तो नॉट एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर इनको जो है वो देने से मना कर दिया जाता है तो हम लोग सीधा कोर्ट में जाके इनको नहीं मनवा सकते। ये जो है वो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, ठीक है, तो गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है। जो लॉ सरकार बनाएगी उनको ये चाहिए कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वो कोई लॉ बनाए या फिर जो है वो देश के लिए काम करे। तो फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीजन उस समय हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम इनको गारंटी के रूप में दे सकें, क्योंकि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था। तो इनको डीपीएसपी को अप्लाई करना वाइल मेकिंग लॉज जो है वो ड्यूटी है किसकी, स्टेट की, ठीक है। तो स्टेट की डेफिनेशन पिछले आर्टिकल में थी, और इस आर्टिकल में हम लोगों ने नेचर देखा कि डीपीएसपी को अप्लाई करना सरकार की ड्यूटी है, और इन्फोर्सेबल ये नहीं है, तो नॉन जस्टिसिएबल इनको कह सकते हैं, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल।
एंड फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, याद रखना, एंड सरकार की ड्यूटी है, ठीक है। तो डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको याद रखना अच्छी लाइन है। डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल, इनको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करवा सकते, लेकिन गवर्नेंस में ये फंडामेंटल हैं। जो कानून बनाए जाएंगे उनमें इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग अच्छे तरीके से कानून बनाएंगे और देश का जो है वो भला हो पाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 38 की। तो आर्टिकल 38 जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, यानी कि लोगों के, लोग जितने भी भारत में लोग हैं उनके भले की बात करता है, कि सरकार को चाहिए कि वो समाज में कुछ ऐसा वो करे, ऐसे लॉज बनाए, ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करे कि लोगों का भला हो सके और जो इंडिया है एक वेलफेयर स्टेट बन सके, ठीक है। तो एक वेलफेयर स्टेट बनाना है इंडिया को अल्टीमेटली, तो वो कहता है ये आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 को कर्नल कर्नल ऑफ द डीपीएसपी भी कहा जाता है। तो याद रखना आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, कि यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो एक रूप में खड़े हों और एक साथ खड़े हों। तो ये सब बनाने की बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो करना है स्टेट को, ठीक है। अब वेलफेयर में क्या आता है, वेलफेयर में आता है लोगों को जस्टिस देना, जस्टिस देना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो मिले सभी लोगों को, ये जो है वो अल्टीमेटली एम है हमारा। यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल से मतलब क्या है, कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले सभी को, ठीक है। तो वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि सबको ऑडी ऑडी या फिर मर्सिडीज बांट दो, उनको सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, ठीक है। तो ये है एम, ठीक है। तो गरीब अमीर का जो गैप है वो ज्यादा ना हो, और जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं वो भी एक तरीके से समान जो भागीदारी है उनकी हो। तो ये सारे जो काम है वो करने हैं स्टेट को। तो वेलफेयर स्टेट जो है वो हमें बनाना है। द स्टेट, वहीं सब क्लॉज 2 की हम लोग बात करें इसकी, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनक्वालिटीज, ठीक है। तो इनक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। कैसी कैसी इनक्वालिटीज होती हैं, इनकम की इनक्वालिटीज होती हैं, एंड स्टेटस की इनक्वालिटीज होती हैं, फैसिलिटीज की इनक्वालिटीज होती हैं, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी इनक्वालिटीज होती हैं। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे हम लोगों ने वोटिंग राइट्स जो हैं वो दे दिए, तो एक पर्सन का एक ही वोट है, चाहे वो कोई मजदूर हो या फिर कोई प्रधानमंत्री हो या फिर अडानी अंबानी हो, सबके वोट की वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो हमें मिल गया, और सब एक ही लाइन में खड़े होंगे वोट देने के लिए। तो यहाँ पर हमें पॉलिटिकल जस्टिस देखने को मिल रहा है। लेकिन जो मजदूर है, जो कि गरीब किसान है, और अंबानी के हमें अगर कंपेयर करें, तो उसके स्टेटस में बहुत ज्यादा अंतर है। इसकी इनकम भाई बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है। तो यहाँ पर इनकम इक्वालिटी जो है वो बहुत है। फैसिलिटीज़ भी जो है वो इसको हो सकता है अच्छा हॉस्पिटल वगैरह ना मिले, अच्छे स्कूल स्कूल कॉलेज नहीं मिले इनके बच्चों को। तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की भी इनक्वालिटीज़ होती हैं। तो स्टेट को क्या चाहिए, ये जितनी भी इनक्वालिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना होगा। तो ये जो है वो आर्टिकल 38 दे रहा है स्टेट को डायरेक्शन। तो याद रखना है आर्टिकल 38 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर स्टेट की ये बात करता है। और जितनी भी इनक्वालिटीज हैं समाज में उनको खत्म करने की बात करता है आर्टिकल नंबर 38। तो सबका वेलफेयर होना चाहिए चाहे कोई भी हो, तो ये आर्टिकल नंबर 38 बात करता है। फिर नेक्स्ट हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट की बात कहाँ पे की जाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में की जाती है। एंड आर्टिकल 38 हम तुम लोग याद रखना वेलफेयर की बात करता है। हालांकि जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है उन सब में ही वेलफेयर दिया जा रहा है। तो ये याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट, याद रखना। फिर हम लोग आर्टिकल 39 की ओर बढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो देने की डायरेक्शन देता है स्टेट को। सबसे पहले तो मैन एंड वुमेन को बराबर जो है वो हक मिलना चाहिए फॉर एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है। तो उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए बराबर जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि डीपीएसपी जो है वो राइट्स दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट जो है वो तुम लोग देख भी सकते हो कि राइट जो है वो लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली डीपीएसपी में भी हमें राइट्स ही मिल रहे हैं। तो मैन और वुमेन का बराबर से हक होना चाहिए फॉर एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है। तो वो अपनी रोजी रोटी कमा सके, दोनों मैन एंड वुमेन, तो उसको जो है वो बराबर से अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। ये सब क्लॉज ए ऑफ द 30 आर्टिकल नंबर 39 जो है वो हमें देकर चले जाता है। अब जो सब क्लॉज बी और सी हैं, जो है वो लगभग एक ही बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे कंट्री में रिसोर्सेज हैं, या जैसे कि हम लोग पानी मान सकते हैं, जैसे हम लोग कोयला मान सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मान सकते हैं, जितनी भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको मान सकते हैं। वो जो रिसोर्सेज हैं उनका जो है वो कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी सेक्ट ऑफ पीपल के पास ज़्यादा पहुँच जाएँ, और जो लोअर तबके के लोग हैं उन तक वो ना पहुँच पाएँ। तो ऐसा हो जाए कि सिर्फ़ अमीरों के घर में बिजली आ रही है और गरीबों के घर में बिजली नहीं आ रही है। अमीरों को जो है वो हॉस्पिटल्स और वो सब मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो और अमीरों के घर में पानी आ रहा है अच्छा एंड गरीबों के घर में पानी नहीं आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल सब क्लॉज़ बी एंड सी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी
आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। ठीक है, तो कॉमन गुड को सर्व करना चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी का ख्याल रखे कि सबको जो है, सबके लिए वो अवेलेबल हो, और कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ जो है वो नहीं होना चाहिए कि वेल्थ जो है एक ही बंदे पे पहुंच जाए, तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब सब क्लॉज डी जो है वो क्या कह रहा है, सब क्लॉज डी जो है वो इसका कह रहा है कि मैन एंड वुमेन बोथ को बराबर से बराबर पैसा मिलना चाहिए बराबर काम के लिए। ठीक है, तो अगर दोनों की कंडीशन अगर सिमिलर है, दोनों बराबर काम कर रही हैं, तो दोनों को पैसे भी बराबर मिलने चाहिए। तो स्टेट को ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज जो हैं और या फिर लॉज बनानी चाहिए कि अगर लड़की अगर कोई बराबर काम कर रही है मर्द के, तो उसको बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो ये सब क्लॉज डी ऑफ आर्टिकल 39 जो है वो कहता है। अब आर्टिकल ई की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट वे में भी देख लेंगे, यहाँ पर काफी ज्यादा भसड़ मची हुई है, तो तुम लोग डरना मत, इसको देखिए अगले पेज में हम लोग इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब सब क्लॉज ई जो है वो क्या कह रहा है, जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोग मान सकते हैं जो टेंडर एज के चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या फिर जो एजेड पीपल हैं, उनसे हम लोग अंधाधुंध काम नहीं करवा सकते, उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का ध्यान रहे। तो एक तरीके से ये कह रहा है स्टेट को कि तुम लोग पेंशन की व्यवस्था करो बुजुर्ग लोगों के लिए, उनसे अंधाधुंध ऐसा नहीं है, जिंदगी भर तुम लोग काम करवाए जा रहे हो, तो ठीक है, तो उनकी एज एंड स्ट्रेंथ का जो है उसका ध्यान रखा जाए। तो इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट एब्यूज। ठीक है, तो उनकी हेल्थ एंड स्ट्रेंथ को एब्यूज नहीं करना है। एंड द सिटीजन आर नॉट फोर्स बाई इकोनॉमिक नेसेसिटी। ठीक है, तो उनको मजबूर नहीं करना है कि वो कोई ऐसे एवोकेशंस करे, ऐसे काम करे जो उनकी एज और स्ट्रेंथ के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चे से तुम बहुत बड़ा ज्यादा ताबड़तोड़ काम नहीं करवा सकते, और जितने भी तुम बुजुर्ग लोग हैं उनसे उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो जब तक जिए जब तक काम करते रहो, नहीं तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो मतलब ये अल्टीमेटली क्या कह रहा है, पेंशन वगैरह की सुविधा देनी चाहिए, जितनी भी हम लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल सब क्लॉज ई जो है वो कह के चला जाता है स्टेट को डायरेक्शन देके। तो सब क्लॉज ई की हम लोग बात करें, तो दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज डेवलप इन हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, एंड द चाइल्डहुड एंड द यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल एंड मटेरियल डेवलपमेंट। तो सब क्लॉज ऐप जो है वो क्या कहता है, चिल्ड्रंस को जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट में वो ग्रो होने चाहिए, और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, मतलब बेसिकली चाइल्ड राइट्स की बात करता है सब क्लॉज ऐप ऑफ आर्टिकल 39, कि उनको जो है वो पूरी तरीके से सुविधा मिलनी चाहिए अच्छी खासी। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं आर्टिकल 39 को। तो सब क्लॉज ए जो है वो उसका क्या कह रहा था कि एडिक्वेट लाइवलीहुड मिलना चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन दोनों को एडिक्वेट लाइवलीहुड जीवन यापन करने का जो साधन है वो उनको मिलना चाहिए। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये मतलब बी एंड सी जो है वो दोनों एक ही बात कह रहे थे, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड जो रिसोर्सेस हैं उनको सारे लोगों के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो बी एंड सी जो है वो ये दे देते हैं। एंड डी जो है वो बात कर रहा था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि मैन एंड वुमेन को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए अगर वो एक बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बराबर सिचुएशन में बराबर काम कर रहे हैं, तो जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, और जितने भी पुरुष हैं, दोनों को बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। अब ई वाला जो है वो वर्कर प्रोटेक्शन की बात कर रहा था कि कैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे काम ना करवाया जाए, उनको पेंशन दी जाए, एंड जो चिल्ड्रन हैं उनसे हैवी काम ना करवाया जाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वर्कर प्रोटेक्शन में हमें देखने को मिल जाती हैं कि उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो एज और स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए वर्कर्स की। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो सब क्लॉज एफ जो था वो चिल्ड्रंस को प्रोटेक्शन दे रहा था कि उनको हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो होना चाहिए, और उनको अब्यूज नहीं करना है एंड एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब था आर्टिकल 39 में। क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आया था, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज अ वायलेशन ऑफ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ जो कि हम लोग इस आर्टिकल में देख रहे थे वो वायलेशन है डीपीएसपी का। तो याद रखना ये क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज में आ चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें तो हमें आर्टिकल 31C देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 31C कहाँ से आ गया, हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 36 से हमारे यहाँ की चीजें स्टार्ट होनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 31 जो सी जो है वो रिलेटेड है डीपीएसपी से। ठीक है, तो डीपीएसपी से रिलेटेड क्यों है इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ये 25वें संविधान संशोधन से आया था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था बाई इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये आया था, एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया था। अब ये डीपीएसपी से इस प्रकार रिलेटेड है, ये गवर्नमेंट को परमिशन दे रहा था कि जब आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी और 39 सब क्लॉज सी को इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे वायलेट भी कर दे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 25 के थ्रू इंदिरा गांधी ने डाला कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वगैरह, तो सब क्लॉज बी और सी हमें क्या दे रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और जो रिसोर्सेज हैं वो जो है वो सब में बराबर बटे हुए होने चाहिए। तो अगर इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिससे तुम्हारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो जाएं, तो वो
वो अलाउ करने की बात कहती है। तो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इन केशव नंद भारती केस। तो केशव नंद भारती केस 1973 में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि ये तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स लेके जा रहा है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये दैट इज अलाउड, ठीक है। तो ये इसको पास कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो 31 सब क्लॉज सी जो है वो अलाउड है। तो फिर एक बार ये पास हो गया, फिर 1976 में क्या हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। तो 31 सी को एक्सपेंड करने की कोशिश की इंदिरा गांधी जी ने। इसको एक्सपेंड करके क्या कर दिया कि कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए हम भी कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका प्रावधान था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का प्रावधान था कि कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट कर दो तो तुम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक्सटेंड किया गया इस आर्टिकल 31 सी को। फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट में सुना गया इन मिनर्वा मिल्स केस। तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो मिनर्वा मिल्स केस में फिर जो एक्सटेंडेड पावर था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, क्योंकि ये तो जुडिशियल रिव्यू की पावर पूरी तरीके से लेके जा रहा था एंड दैट वाज नॉट अलाउड। तो ये एक तरीके से इसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जो एक्सटेंडेड पार्ट था, ठीक है। तो जो पहले से ही इम्प्लीमेंट इतना जो हो रखा था वो तो अलाउड है, लेकिन जो एक्सटेंडेड पार्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। तो ये तुम लोग याद रखना, काफी डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग आर्टिकल 39 ए की बात करते हैं। तो ए जो है वो बड़ा वाला ए जो है वो कब लगाते हैं हम लोग, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया जाता है। तो आर्टिकल 39 ए जो है वो ऐड किया गया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 39 ए जो है वो डाला गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो 39 ए है वो क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, यानी कि सभी को समान जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई अपना एडवोकेट एडवोकेट नहीं कर सकता है, कोई अपना वकील नहीं कर सकता है, तो सरकार को कोई एक लेजिस्लेशन बनाना होगा, लॉ बनाना होगा, जिसके थ्रू वो फिर इसको एक वकील जो है वो मुहैया करवाया जाए। तो बहुत सारी जो सरकारी वकील तुम लोगों ने देखा होगा, सरकारी वकील मिलते हैं जितने भी गरीब लोग जो अपना वकील खुद नहीं कर सकते, ठीक है। तो सरकारी वकील देने का काम जो है वो स्टेट करेगी, ये डायरेक्शन दी जाती है थ्रू 39 ए, ठीक है। 39 ए याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था इन द इंदिरा गांधी टाइम, ठीक है। तो सबको जस्टिस मिलना चाहिए, और जस्टिस कैसे मिलेगा, जब कोर्ट में तुम्हारी बात चल रही हो तो तुम्हें वकील जो है वो मुहैया कराएगी सरकार। तो इसके लिए फिर लॉज भी बने, जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो बीपीएसपी जो है उनको लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो लॉ जब तक पास नहीं होगा तब तक डीपीएसपी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो इसके लिए फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 जो है वो आया। फिर इसके थ्रू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो हैं वो बनाई गई, जो कि हर स्टेट में होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो है वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं, जो कि वकील जो है वो मुहैया करवाती हैं सबको। तो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं गरीब लोगों को, ये नालसा। एंड याद रखना, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं। द स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। तो जस्टिस को प्रमोट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो एक लॉ निकलेगा और लॉ निकला ये, और इसके थ्रू फिर ये अथॉरिटी बनी, और जिसके थ्रू फिर हमें लीगल सर्विसेज मिल जाती हैं फ्री। तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल 39 ए की, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। अब हम लोग बात करें तो अब हम लोग बढ़ेंगे आर्टिकल 40 पे, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि विलेज पंचायत को प्रमोट किया जाए और उनको जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाए। तो ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई जाए एंड इंडो दैम विद सच पावर्स, उनको पावर्स मिलनी चाहिए और अथॉरिटी मिलनी चाहिए, और फिर वो एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट का काम कर सके, ठीक है। तो ये सब किसकी बात थी, ये सब महात्मा गांधी जी के विचार थे। तो जितना भी ये ग्राम स्वराज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये सब किसके आइडियाज हैं, तो गांधी जी के आइडियाज हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल नंबर 40 जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो याद रखना, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, ठीक है। तो विलेज पंचायत जो है वो देखने को मिल जाएंगी हमें हर एक स्टेट में, कुछ कुछ स्टेट्स में नहीं भी हैं। तो ये अब फिर उनके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि ये डीपीएसपी में है। तो याद रखना, अधिकांश स्टेटों में हमें विलेज पंचायत देखने को मिल जाती हैं, कुछ में नहीं है, तो हम उसका फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवा देंगे आर्टिकल 40 में। अब आर्टिकल 41 की ओर बढ़ें तो वो क्या देता है हमें, राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस देता है, ठीक है। पब्लिक असिस्टेंस, जब हमारी मदद की जाए इन सर्टेन केसेस,
तो सर्टेन केसेस में पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए लोगों को, ठीक है। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, तो हम लोगों ने बात की थी स्टेट के पास एडिक्वेट वो पैसा होना चाहिए, तभी वो जो है डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर पाएगा, इसीलिए इसको डीपीएसपी में रखा गया। तो स्टेट को ये डायरेक्शन दे रहा है कि मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू वर्क मिले लोगों को, राइट टू वर्क मिले, और ये हम लोगों ने फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू करवा दिया, 100 डे का वर्क दिलवा के, ठीक है। तो ये लॉ बन गया इसके लिए। ये तुम लोग याद रखना, एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, एजुकेशन के लिए फिर भांति भांति प्रकार की नई नई स्कीम्स तुम लोगों ने देखी होगी, स्किल इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये सब क्या है, ये एजुकेशन और स्किल जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो स्किल की बात कर लेंगे इसमें। एंड पब्लिक असिस्टेंस भी मिलना चाहिए इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बेरोजगार है तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। ओल्ड एज में उनको पेंशन दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो याद रखना, सिकनेस में हम लोग उसको कुछ वो इंश्योरेंस वगैरह ये सब सारी जो चीज़ें हैं, और पेंशन वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं उसको देने की बात करता है, तो ये पब्लिक असिस्टेंस में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें, पेंशन वगैरह ये सब, ठीक है। तो कौशल विकास योजना हो गई, वो एजुकेशन के लिए हो जाएगी। एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों ने, राइट टू वर्क के लिए हम लोगों ने ये मनरेगा हो गया। एंड पेंशन के लिए पेंशन स्कीम्स जितनी भी हैं गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो सब किस में आ जाएंगी, इस आर्टिकल के थ्रू पब्लिक असिस्टेंस में आ जाएंगी, ठीक है। तो याद रखना ये सारी जो चीज़ें हैं वो आर्टिकल 41 हमें दे रहा है। अब तुम लोगों को राइट टू वर्क तो मिल गया, लेकिन तुम्हारी वर्किंग कंडीशन जो है अगर बदतर हैं, तो तुम लोग क्या ढंग से वर्क कर पाओगे, या फिर तुम्हारे राइट्स जो हैं वो तुम्हें मिलेंगे ढंग से, तो नहीं। तो इसलिए आर्टिकल 42 जो है वो संविधान में डाला गया, जो कि बात करता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की, ठीक है। तो जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे हो वहां वहां पर प्रॉपर जो है ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, तो इंसानों के रहने लायक वो होनी चाहिए, ठीक है, तो वर्क करने लायक। तो वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा, फर्स्ट एड, और आग बुझाने वाला वो जो होता है, वो सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए वर्क की। और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है आर्टिकल 42। तो जो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको मैटरनिटी रिलीफ होना चाहिए, या फिर जिसका बच्चा हो चुका है तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, उनको छुट्टी मिलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो की जाती हैं अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस मिल गई और तुम्हें मैटरनिटी रिलीफ भी मिल गया। लेकिन मान लो अगर तुम्हारी वेजेस जो हैं वो मान लो सिर्फ 1 रुपया है, तो तुम लोग कैसे करोगे? तो इसके लिए आर्टिकल 43 डाला गया संविधान में, जो क्या कहता है, लिविंग वेज की बात करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लिविंग वेज की बात करता है। तो तुम्हें कुछ ऐसी वेजेस मिलनी चाहिए जो कि लिविंग वेज हो, तुम अपना जीवन यापन जो है वो सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कर सको। तो इतना पैसा तो तुम्हें कम से कम मिलना चाहिए फॉर वर्कर्स, ठीक है। ठीक है, तो ये बात करता है तुम्हें लिविंग वेज मिलनी चाहिए, यानी कि रीजनेबल वेज मिलनी चाहिए। तो इसके इसके थ्रू फिर तुम लोगों ने डीए वगैरह सुना होगा, डीएनएस अलाउंस, और जितनी भी ये मतलब कमीशन वगैरह आती हैं सैलरी वैलरी बढ़ाने के लिए, तो ये जो है वो इसी आर्टिकल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही होता है, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस हो गया, और जो तुम्हारी जितनी भी वेजेस के थ्रू वो सारी चीजें हैं वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आती हैं। कंडीशंस ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड फुल एंजॉयमेंट ऑफ लीजर एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि तुमसे काम करवाया जा रहा है तो सिर्फ काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम करवाया जा रहा है। तो तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि तुम अपना इंजॉयमेंट भी कर सको और अपना लीजर जो है वो सारी चीजें तुम लोग कर सको। तो तुम्हें अपने कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी बनाने का मौका देना होगा सरकार को। यानी कि तुम लोग अगर ईद मनाना चाहते हो तुम लोग ईद मनाओ, तुम लोग को दिवाली मनाना चाहते हो तो तुम लोग दिवाली मनाओ, तुम लोग क्रिसमस डे मनाना चाहते हो तो तुम लोग क्रिसमस डे बनाओ, और तुम लोग अगर गुरु नानक में जयंती मनाना चाहते हो गुरु नानक जयंती मनाओ, तुम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, तुम्हें जो मनाना है, तुम्हें सब मनाना है, तुम सब मनाओ। तो यानी कि जितनी भी हॉलीडेज वगैरह हैं वो तुम्हें दी जाएंगी फॉर योर एंजॉयमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज को यूज करने के लिए, ठीक है। तो तुम अपने सारे त्योहार मनाओ और तुम अपना गोवा घूमने जाओ, और जो भी तुम्हें करना है वो उसके लिए कुछ जो है वो लॉस वगैरह बनाएगी सरकार, ताकि तुम अपनी लाइफ जो है वो सिर्फ काम में ना रहकर थोड़ा इंजॉयमेंट और तुम अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को कर पाओ, ठीक है। तो ये जो सारे प्रावधान है वो आर्टिकल 43 हमें देता है। एंड आर्टिकल 43 में एक और चीज जो देखने को मिल जाती है वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ठीक है। तो रूरल एरियाज में जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जितने भी ये तुम लोग, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज में वो सब आ जाता है, ये सूत काटना और ये मिट्टी के बर्तन वगैरह और नए नए इम्प्लीमेंट वगैरह बनाना, तो ये सब इसमें आ जाता है कॉटेज इंडस्ट्री में। बांस से कुछ लोग बना रहे हो, तो बांस की डलिया वलिया अचार वगैरह ये सब जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आता है। तो तुम लोग याद रखना, रस्सी वगैरह बनाना, तो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, ये सब भी करना होगा थ्रू दिस आर्टिकल, ठीक है। तो ये याद रखना। तो स्टैंडर्ड लाइफ जीने का अधिकार तुम्हें है, कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह तुम्हारी जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज है तुम उनको भरपूर करो, तो ये सब बात करता है आर्टिकल 43। और कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन भी करना चाहिए।
एंड आर्टिकल 43 तक हम लोगों ने देख लिया था, और आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 43 ए। अब सबसे पहली बात, ये एक बड़ा ए जो है वो क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। ठीक है, तो जब हम लोग संविधान में संशोधन करते हैं, तब किसी आर्टिकल को अगर हमें ऐड करना हो तो हम उसके साथ कैपिटल ए जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 43 में ही हमें कुछ ऐड करना है तो हम लोग आर्टिकल 43 ए ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 43 ए जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो ये तुम लोग ध्यान में रखना। एंड 1976 में, ठीक है, तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ये भी तुम लोग ध्यान रखना। अब इसमें भी वर्कर्स को कुछ तरीके के राइट्स दिए जा रहे थे, और कैसे राइट्स दिए जा रहे थे कि जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज में या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको मैनेजमेंट में भी इंक्लूड किया जाए। तो जितनी भी तुम लोग ट्रेड यूनियंस वगैरह देखते हो, और जितनी भी वर्कर्स यूनियन वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं, वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आती हैं। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं। आर्टिकल 43 ए जो कि है पार्टिसिपेशन और वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, ये डायरेक्टिव जो है वो दिया गया है स्टेट को, तो इस आर्टिकल में। ठीक है, तो इसको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। ये जो है, ये जितने भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ये एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो एकदम जो है वो सेम लैंग्वेज है। ठीक है, तो काफी हम लोग डिटेल में और प्रिसाइज चीजें पढ़ रहे हैं। स्टेट को एक डायरेक्शन देता है, द स्टेट शेल टेक स्टेप्स बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जितनी भी डीपीएसपी होती हैं, वो किसी न किसी लॉ के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स नहीं है, इसलिए इनके लिए एक लॉ लाना पड़ता है, इसके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो बाई सूटेबल लेजिस्लेशन इनको क्या करना है, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स। ठीक है, जितनी भी अंडरटेकिंग्स, एमओयू वगैरह, ये जो जितनी भी सारी चीजें होती हैं, उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, और एस्टेब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन एनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में पूरी तरीके से वर्कर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो लिया जाए। ठीक है, तो उनको भी एक एक्टिव जो है मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाए वर्कर्स को, तो ये पूरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस डीपीएसपी का मकसद है। ठीक है, तो ये आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके थ्रू जो ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स यूनियंस वगैरह होते हैं, वो निकल के आते हैं इसी आर्टिकल के थ्रू। अब हम लोग नेक्स्ट जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, वो है आर्टिकल 43 बी। ठीक है, अब 43 में ही हमें एक और आर्टिकल ऐड करना था, तो 43 बी हम लोगों ने ऐड किया। अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नहीं आया था, ये तुम लोग ध्यान रखना, ये आया था। तो ये आर्टिकल आर्टिकल 43 बी जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू आया था। ठीक है, तो 2011 के थ्रू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, उसके थ्रू इस आर्टिकल को ऐड किया गया। और इस आर्टिकल में है क्या, वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करना है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे मतलब अमूल वगैरह होती हैं, अमूल वगैरह ये सब ये क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मतलब सारे लोग मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर ऐसी सोसाइटीज वगैरह खोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टेट को प्रमोट करना है, इसके लिए आर्टिकल 43 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 2011 में। तब सरकार किसकी थी, यूपीए की, यूपीए की। तो मनमोहन सिंह के टाइम पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2011 में, 97th याद रखना। इसके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट किया जाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ भी लेते हैं। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का वॉलंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट करना है, ऑटोनोमस फंक्शन को प्रमोट करना है, एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल और ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें दिलवानी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का प्रमोशन हो गया। अब यहाँ पे एक लफड़ा हो जाता है, और लफड़ा क्या होता है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी होती हैं, वो 7th शेड्यूल में क्या होता है, 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लॉज बना सकती है, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और मतलब यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती हैं। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो स्टेट लिस्ट में आता आता था, यानी कि स्टेट इस पे लॉ बना सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं लिया गया। दोस्तों होता क्या है, अगर हम लोगों को मान लीजिए स्टेट की लिस्ट में कुछ अदला बदली करनी है, या फिर कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कॉन्करेंट लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट में आ रही है, और उसको यूनियन गवर्नमेंट को उस पर लॉ बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो पार्लियामेंट है, मतलब जो यूनियन की पार्लियामेंट है, उसको लॉ पास करना पड़ेगा। एंड हाफ ऑफ द स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट, जितनी भी हमारी स्टेट है, उनके आधे, कम से कम आधी स्टेट्स को उस लॉ को पास करना होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, तब इसमें स्टेट्स का रेटिफिकेशन जो है वो नहीं लिया गया, और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो स्टेट का मैटर था। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जितनी भी इस आर्टिकल से रिलेटेड ऐसी चीजें थी जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रही थी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ठीक है, तो उसको रिमूव कर दिया गया, उस पर्टिकुलर चीजों को जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रही थी।
तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी दो तरीके की होती हैं। एक तो कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं जो सिर्फ एक स्टेट में ही लिमिटेड हो, तो वहां पे तो सिर्फ स्टेट का जो है वो अपना अपने आप देखेगा। तो ऐसी चीजों पे लॉ कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। और कुछ ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो मल्टी स्टेट होती हैं, जैसे अमूल वगैरह हो गई, और भी बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो जितनी भी अगर ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो एक से ज्यादा स्टेट में एक्ट कर रही हैं, एक से ज्यादा स्टेट में फंक्शन कर रही हैं, तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट को अलाउ किया गया। एंड और और मतलब कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड है, तो वहां पर इसके जो प्रावधान थे आर्टिकल 43 बी के, उनको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जितने भी ऐसे प्रावधान थे जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रहे थे, उसको रिमूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो याद रखना तुम लोग। एंड यहाँ पर फिर से एक बार डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड पहली बार हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां पे देखा था कैसे श्रेया सिंगल केस में डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो भी काम की चीजें नहीं होती उसको हटा देते हैं हम लोग लॉ में से, या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो यहाँ पे जितने भी ऐसे पार्ट्स थे जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अफेक्ट कर रहे थे, उसको रिमूव कर दिया गया। एंड जितनी भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उस पे ये सारी चीजें जो है वो लागू होंगी। तो ये सारी चीजें तुम लोग ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग ये पूरी डिटेल में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्वाशेस सम प्रोविजंस ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डीलिंग विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, तो 2021 में ये वर्डिक्ट आया था। एंड इसके थ्रू जितनी भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उनको जितने भी पार्ट उसका इफेक्ट कर रहा था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी चीजें थी जो स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इफेक्ट कर रही थी, मतलब कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसी स्टेट में अपना काम कर रही है, तो वहां पर जितने भी लॉस हैं उनको जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। ठीक है। ठीक है, तो लास्ट में फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट काम करेगा। एंड यहाँ पर फिर फेडरलिज्म को फिर से बचा लिया गया। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का यहाँ पे फिर से एक बार हमें यूज देखने को मिला। तो ये था पूरा आर्टिकल 43 बी एंड 43 ए। एंड यहाँ पर आर्टिकल 43 अब समाप्त हो गया। एंड वी विल मूव टू आर्टिकल 44, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बिकॉज यहाँ पर बात होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अक्सर इसकी चर्चा चलती रहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में अब हम लोग थोड़ा डिटेल में हम लोग घुसेंगे। एंड यहाँ पर काफी सारी हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिटेल में समझने के लिए हमें थोड़ा लॉ को समझना होगा, लॉ कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉ जो है वो एक तो होते हैं क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉ मतलब तुम लोग अगर कोई भी क्राइम कर दो उसके लिए लॉ होता है, वो होता है क्रिमिनल लॉ। एंड दूसरा होता है सिविल लॉज। तो सिविल लॉज भी तुम लोगों ने सुना होगा, जब डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाती हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, तो ये सब इसमें आता है सिविल लॉज। एंड तीसरे प्रकार के लॉस होते हैं वो होते हैं पर्सनल लॉस। ठीक है, अब हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ में जैसे तुम लोगों ने मर्डर कर दिया, या फिर तुम लोगों ने चोरी कर दी, या फिर तुम लोगों ने किडनैपिंग कर दी, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्रिमिनल लॉ इससे डील करता है। तो इंडिया में जो है वो सभी रिलीजन्स पे क्रिमिनल लॉ जो है वो सेम ही अप्लाई होता है। यानी कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है इंडिया में। तो जितने भी तुम कोई भी रिलीजन से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुमने जो भी जुर्म किया है उसकी तुम्हें बराबर सजा मिलेगी, तुम्हारे रिलीजन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो तुम किसी भी रिलीजन को के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके ऊपर सेम ही क्रिमिनल लॉ अप्लाई होगा। ऐसा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में सिविल लॉज में भी होता है। तो सिविल लॉज भी सबके ऊपर बराबर लगते हैं चाहे कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो। अब यहाँ पर हम लोग पर्सनल लॉज की बात करें तो पर्सनल लॉज में क्या आता है, एक तो जितनी भी मैरिज वगैरह हम लोग करते हैं वो सब किस में आते हैं, पर्सनल लॉज में आते हैं। ठीक है, तो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स हो गया, सक्सेशन, मतलब जो उत्तराधिकारी हमारे वगैरह, तो सक्सेशन, अडॉप्शन वगैरह, और ये जो मेंटेनेंस वगैरह जो होता है, मेंटेनेंस जब मतलब डाइवोर्स लेके, जब हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं तो फिर हम लोगों को फीमेल को जो खर्चा पानी देना होता है वो सब क्या होता है, मेंटेनेंस। तो मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, सक्सेशन हो गया, अडॉप्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, तो ये सब जो है वो किस में आता है, पर्सनल लॉस में आता है। ठीक है, तो पर्सनल लॉस में अब इंडिया में पर्सनल लॉस जो है वो सारी कम्युनिटीज के लिए सेम नहीं है, सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉस हैं। ठीक है, तो हिंदुओं का अपना हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, मुस्लिम्स के पास अपना मुस्लिम मैरिज एक्ट है, ईसाइयों के पास अपना क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होगा। तो ये सब जितने भी लॉस हैं वो रिलीजन पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो जितने भी पर्सनल लॉस हैं वो रिलीजन पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, रिलीजन पे बेस्ड हैं पर्सनल लॉस। अब हमारे हमारे देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ है, लेकिन पर्सनल लॉस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो मुस्लिमों के अपने अलग लॉस हैं, हिंदुओं के अपने अलग पर्सनल लॉस हैं,
क्रिश्चियंस के अपने अलग पर्सनल लॉज हैं, सिखों के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, तो वो अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी शादियां करते हैं एंड ये सारी जो चीजें हैं वो करते हैं। तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा पढ़ भी लें तो हमें और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पर जो है पर्सनल लॉज की जो है वो डेफिनेशन दी है। पर्सनल लॉज आर लीगल रूल्स गवर्निंग फैमिली मैटर्स, ठीक है। तो फैमिली मैटर्स से डील करते हैं पर्सनल लॉज, लाइक मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया। एंड ये किस पे बेस्ड होते हैं? इंडिविजुअल के रिलीजन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हिंदूज वगैरह, क्रिश्चियन, पारसी सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। दिस लॉज रूटेड इन रिलीजियस टेक्स्ट। अब ये जो पर्सनल लॉ हैं उनके अलग अलग जो जितने भी लॉज हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या फिर डाइवोर्स एक्ट जो भी है, तो ये कहाँ से निकल के आते हैं? इनके रिलीजियस टेक्स्ट से निकल के आते हैं। तो वेद हो गए तुम्हारे, पुराण हो गई, कुरान हो गए, या फिर शरिया वरिया जितने भी इनका ये लॉज वगैरह होते हैं तो इनके रिलीजियस टेक्स्ट से निकल के आते हैं। तो कुरान हो गई, हदीस हो गया, इसमें से मुस्लिम्स के लॉज निकल के आते हैं एंड हिंदूज के लॉज वगैरह ये कहाँ से निकल के आएंगे? वेद हो गए, पुराण हो गए, गीता हो गए, रामायण हो गया, महाभारत। तो यहाँ से जो है वो लॉज निकल के आते हैं। एंड बाइबल से क्रिश्चियंस के निकल के आएंगे, गुरु ग्रंथ साहब से उनके निकल के आएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो रिलीजियस जो है वो रिलीजियस टेक्स्ट से निकल के आते हैं इनके लॉ, ठीक है। अब सबके पास अपने अपने लॉज हैं। हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो ये जो है सारी जो चीजें हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं। यहाँ पर जो है वो समानता नहीं है, एक तरीके से सबके डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाला। और उसमें कहा गया स्टेट को कि जब तुम्हें सही लगे तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर देना। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि सबके लिए जो पर्सनल लॉस भी हैं वो सबके लिए सेम ही लॉस होंगे। तो तुम एक ही लॉ के थ्रू अपनी शादी करोगे, एक ही लॉ के थ्रू तुम लोग डाइवोर्स दोगे। तो जितनी भी सारी जो तुम लोग अत्याचार वगैरह, ये जो जितनी भी एम्बिग्विटीज देखते हो वो सारी जो चीजें हैं नहीं होगी, और अल्टीमेटली इससे एकता को ही प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। तो हम सब जो है वो भारत की एक तरीके से एकता को प्रमोट करेंगे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू। तो ये डाला गया बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 44। अब तब उस टाइम पे इसको लॉ क्यों नहीं बनाया गया या फिर इसको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि तब जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था वो रिलीजन के बेस पे हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो रिलीजियस बेस पे पार्टीशन हुआ था, और तब हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अप्लाई कर देते। देन फिर से यहाँ पर दंगे वगैरह और ये सारी जो हिंसा है वो और भड़क सकती थी, और पहले से ही काफी ज्यादा हिंसा थी और रिलीजन के बेस पे पूरा देश जो है वो डिवाइड हो चुका था। तो यहाँ पर अगर पर्सनल लॉ से भी हम लोग उस टाइम पे छेड़छाड़ कर देते तो और ज्यादा जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती थी। इसलिए फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ध्यान में रखते हुए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाला, और सरकार को ये कहा कि जब तुम्हें सही लगे तुम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ले आना। लेकिन अभी तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इंडिया में अप्लाई नहीं हो पाया है, फॉर ऑब्वियस रीजन, फॉर पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है एंड अभी भी हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 यही था, ये ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस जो है वो हमें देखने को मिलता है, शाह बानो केस। तो शाह बानो केस आई होप तुम लोगों ने सुन रखा होगा, एंड पिक्चर भी आई थी इस पे एक हक नाम से। तुम लोग अगर डिटेल में इसको देखना है तो हक पिक्चर देख लेना। मैंने नहीं देखी लेकिन आई विल सजेस्ट यू कैन वॉच दिस। तो हक पिक्चर आई थी, इसमें क्या बेसिकली इस केस में होता क्या है, जो शाह बानो थी वो उनको तलाक दे देता है उनका पति जो कि होता है मोहम्मद अली खान। तो उनको तलाक के बाद फिर ये जो है मेंटेनेंस की डिमांड करती हैं, ठीक है। तो इंडिया के सीआरपीसी के थ्रू, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा, उसके सेक्शन 125 के थ्रू अगर तुम डाइवोर्स ले लेते हो अपनी पत्नी से और वो अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ है, देन तुम्हें मेंटेनेंस देनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो मेंटेनेंस लेने के लिए शाह बानो जो है वो कोर्ट में जाती हैं एंड कोर्ट जो मोहम्मद अली खान को फिर डायरेक्शन देता है कि तुम मेंटेनेंस दो अपनी पत्नी को। लेकिन मोहम्मद अली खान जो है वो बोलते हैं कि हमारे जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जितनी भी हमारे मुस्लिम लॉज हैं, वो मना करते हैं कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं दे सकते अपनी पत्नी को डाइवोर्स के बाद, तो तलाक के बाद हम लोग ये नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे लॉ के खिलाफ जा रहा है। तो तुम्हारे सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो हमारे रिलीजियस राइट्स को लेके जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये डिबेट होता है एंड सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली फिर क्या कहता है? तो सुप्रीम कोर्ट फिर अल्टीमेटली कुरान का ही हवाला देता है मोहम्मद अली खान को, कि कुरान में ये लिखा गया है कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं या फिर कोई भी असक्षम लोग हैं जो कि अपनी मदद नहीं कर सकते, तो उनकी मदद करना वो मानवता का धर्म है। तो ये कुरान में लिखा गया था एंड फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन देता है कि मोहम्मद अली खान को, तो ये कि ये तो कुरान में ही लिखा गया है, एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो खुद कुरान वगैरह इन सारी चीजों से निकल के आए हैं। तो ये जो है वो सीआरपीसी का सेक्शन 125 जो है वो इन द सेम स्पिरिट ऑफ योर कुरान है, ठीक है। तो ये
तो सेक्शन 125 जो है वो कुरान की ही जो बातें हैं उसको सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हें मेंटेनेंस देनी चाहिए। फिर अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्शन देता है कि तुम्हें मेंटेनेंस देनी होगी अपनी पत्नी को। तो शाहबानो केस जो कि 1985 में इसका वर्डिक्ट आया, तो यहाँ पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू इनको मेंटेनेंस मिलती है, और यहाँ पर ये सारी जो चीजें हैं वो देखने को मिली हमें। ठीक है, तो यामी गौतम ने प्ले किया था ये हक में, जो भी इनका कैरेक्टर था, एंड शाहबानो का, और तुम लोग पिक्चर देख सकते हो। और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात समाप्त होती है कि कैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में डाला कि एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरे देश में लागू कर देना, लेकिन अभी तक वो समय जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 45 की। तो आर्टिकल 45 जो है वो अभी चेंज हो चुका है। ये जो आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो पुराना वाला है, ठीक है। तो प्रोविजंस फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, इसकी बात करता था आर्टिकल 45, ठीक है। तो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी, एंड इसको हम लोग अगर पढ़ें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो पिछले जितने भी हम लोगों ने डीपीएसपी पढ़ी उसमें कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं था कि इतने टाइम बाद तुम इस डीपीएसपी को अप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया गया है। तो स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि 10 ईयर्स के अंदर अंदर तुम फ्री एजुकेशन जो है वो दे देना 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रांगली इसको कहा गया है, ठीक है। तो तुम लोग ध्यान रखना, दिस शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete 14 years, ठीक है। तो 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही जाती है अंडर आर्टिकल 45 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर 10 साल की एक टाइम लिमिट सेट की जाती है, और 10 साल के अंदर 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 तुम्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी होगी 14 साल तक के बच्चों को, लेकिन ये हो नहीं पाता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग जो ये आर्टिकल काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसको इम्प्लाई नहीं किया गया, ठीक है। तो फिर एक केस होता है जिसको हम लोग मिस मोहिनी जैन केस के नाम से जानते हैं। तो मोहिनी जैन केस में, तो मोहिनी जैन केस जो कि 1992 में हुआ था, यहाँ तक जो है अब तक हमें ये मिला ही नहीं था। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 1992 तक हमें मिल ही नहीं पाई थी। फिर इसके लिए फिर मोहिनी जैन केस हुआ, एंड मोहिनी जैन केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 45 को अब से डीपीएसपी ना मान के एक फंडामेंटल राइट समझा जाए। तो राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट जो है वो घोषित कर दिया आर्टिकल 45 को इन मोहिनी जैन केस में, ठीक है। तो मोहिनी जैन केस में क्या हुआ, अब तक मतलब 1960 हो गई, 1970 हो गया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, लेकिन ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन तो मिली नहीं है। तो 1992 में ये केस हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा नाराज हुआ और उसने कहा कि आर्टिकल 45 को अब से एक डीपीएसपी ना समझ के फंडामेंटल राइट समझा जाए, और स्टेट को जल्दी से जल्दी इसको करना होगा। फिर एक और केस होता है इसमें उन्नी कृष्णन, जिसको जेपी उन्नी कृष्णन केस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये भी तुम लोग ध्यान में रख सकते हो। ये 1993 में हुआ था, और यहाँ पर थोड़ा जो सुप्रीम कोर्ट था उसके पिछले जो जजमेंट दिया था 1992 में, यहाँ पर थोड़ा वो नरम हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फंडामेंटल राइट तो हम अभी इसको नहीं कह सकते, लेकिन स्टेट को जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करना होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करनी होगी 14 साल तक के बच्चों को। तो ये सारी जो चीजें थी आर्टिकल 45 में थी, लेकिन इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको अमेंड कर दिया गया, और यहाँ पे काफी सारी चीजें हुई इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और जो चीजें हुई थी वो क्या क्या थी, सबसे पहले तो आर्टिकल 21A जो है वो डाल दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में क्या डाल दिया गया, आर्टिकल 21A। इसमें क्या हुआ, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन थी इसको फंडामेंटल राइट ही बना दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, फंडामेंटल राइट बन गया, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों ने इसको देखा था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तीन चीजें करी गई थी। पहला तो आर्टिकल 21A के थ्रू राइट टू एजुकेशन जो है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया। फिर आर्टिकल 45 जो है उसको मॉडिफाई किया गया, उसमें जो मतलब राइट टू एजुकेशन वाली बात की गई थी उसको तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट में डाल दिया। तो आर्टिकल 45 में इन लोगों ने कहा गया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अंटिल एज 6, ठीक है। तो 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और ये सारी चीजें जो है पकड़ा दी, तो ये आंगनवाड़ी वगैरह का जो काम होता है वो सब इसमें आ गया, ठीक है। और जो तीसरा काम इसमें हुआ था वो हुआ था आर्टिकल 51A जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें आर्टिकल नंबर 51A के जो है वो ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनके पेरेंट्स को। तो जितने भी पेरेंट्स एंड गार्जियंस हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को
एजुकेशन जो है वो दिलवाएं 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई बाई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2002, याद रखना। एंड फिर इसके लिए सरकार जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो लेके आई 2009 में, जिसके थ्रू फिर हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो तुम लोग ध्यान रखना। एंड आर्टिकल 45 जो है वो अब कुछ इस प्रकार का दिखता है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6। ठीक है, तो पहले क्या था और अब क्या हो गया है, तो ये उन लोगों ने देखा। अब जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात चल रही है, एंड पहले राइट टू एजुकेशन की थी, जो कि अब फंडामेंटल राइट जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग फिर से देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन इज द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख रहे हैं, बाई लॉ लिखा गया है। ठीक है, तो स्टेट को एक लॉ लाना पड़ेगा इसको अप्लाई करने के लिए, एंड वो लॉ जो है वो क्या आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। तो इस लॉ के थ्रू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिल जाती है 14 साल के बच्चों को। अब यहाँ पर तुम लोगों ने देखा होगा कि जो डीपीएसपी जो हैं, डीपीएसपी जो हैं उनको अप्लाई करने के लिए स्टेट को लॉ लाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल राइट को अप्लाई करने के लिए लॉ लाना पड़ रहा है। ये इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इसको आर्टिकल नंबर 45 से ही ट्रांसफर करके यहाँ पे लाया गया था आर्टिकल 21A में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इसका इनहेरेंट कैरेक्टर था डीपीएसपी का, वो अभी भी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो लॉ के थ्रू डीपीएसपी को इम्प्लाई अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर उसके साथ ये फिर से वही चीज हो रही है, क्योंकि ये लाया तो डीपीएसपी में से ही गया था, तो ये अपनी क्वालिटीज भी अपने साथ लेके आया। तो अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 46 की, जो कि है रिजर्वेशन। ठीक है, तो मतलब रिजर्वेशन वगैरह, तो जितनी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल हैं, उनको जो है इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया जाए और एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट किया जाए, ये सब आता है आर्टिकल 46 में। तो इसके थ्रू जो है वो रिजर्वेशन जो है वो दे देती है सरकार। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आर्टिकल 46 से निकल के आती हैं। तो रिजर्वेशन हो गया, ये इसमें आता है। जितने भी वीकर सेक्शन हैं, वीकर सेक्शन फिर अल्टीमेटली ओबीसी जो है वो बन जाते हैं। तो तुम लोग ध्यान रखना, ओबीसी हो गए, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। तो ये सब जो हैं, इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, वो आर्टिकल 46 कह जाता है। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। ठीक है, तो इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए फिर हम लोग सरकार जो है वो रिजर्वेशन वगैरह दे देती है। तो ये था आर्टिकल 46। आई थिंक इतना काफी है इसके लिए। एंड आज हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 47 से। तो आर्टिकल 47 से हम लोग शुरुआत करें तो आर्टिकल 47 जो है वो स्टेट को क्या डायरेक्शन देता है इसकी बात करते हैं। तो ये स्टेट को कहता है, एक तो तुम्हें लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो इस आर्टिकल के थ्रू ये जो, तो ये मिड डे मील स्कीम वगैरह हो गई, ये क्या कर रहा है, ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। इससे कुपोषण वगैरह की चीजें जो है वो कम हो रही हैं। और जितनी भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स तुम लोग देखते हो, जैसे अभी हम लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई थी, और बचपन में तुम लोगों ने पोलियो की 2 बूंद पी होंगी, और जिसका स्वाद थोड़ा नमकीन सा होता था, और हम लोग तो उछल उछल के पीने जाते थे उसको। तो ये सब कहाँ से निकल के आता है, ये इसी आर्टिकल से निकल के आता है, आर्टिकल नंबर 47, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। एंड इस आर्टिकल को हम लोग आगे पढ़ें तो हमें और भी चीजें देखने को मिलेंगी, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। द स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये तो हम लोग पहली बात कर चुके हैं, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, मिड डे मील से, या फिर आंगनबाड़ी के थ्रू जो चीज़ें दी जाती हैं छोटे बच्चों को, तो वहाँ से हम लोग लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव करते हैं। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जो है वो हमें इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ हम लोग कैसे इम्प्रूव करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू, और जितनी भी ये आयुष्मान भारत टाइप की जितनी भी योजनाएं हैं, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, एज अमॉन्ग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज एंड इन पर्टिकुलर द स्टेट शेल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन। ठीक है, तो प्रोहिबिशन करना है ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो ठीक है, स्टेट को क्या करना है, जितनी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं, जैसे शराब वगैरह, दारू वगैरह, ये सब जो है वो बैन करनी है, और इनका जो कंजम्पशन है उसको रोकना है। तो कोई भी ऐसा ड्रग्स और ये जितनी भी गांजा भांग वगैरह, ये सारी जो चीजें हैं जो कि इंजूरियस टू हेल्थ हैं, उसको जो है वो प्रोहिबिट करना है स्टेट को, जितनी भी। तो इसके लिए फिर एक एक्ट बनाया गया है, जिसको हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के थ्रू जानते हैं। तो 1985 में ये एक्ट आया, इसके थ्रू काफी स्ट्रिक्ट एक्ट है।
तो इसके थ्रू जितने भी ड्रग्स वगैरह कोई कंज्यूम करेगा तो उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो पनिशमेंट मिलता है। तो एनडीपीएस एक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आर्यन खान को जेल में डाला गया था। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्ट है अगेंस्ट ड्रग्स एंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं। एंड तुम लोगों ने बिहार में अल्कोहल बैन जो है वो देखा होगा कि बिहार में शराबबंदी है, तो ये सब कहाँ से निकल के आता है, ये इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आता है, आर्टिकल नंबर 47 के थ्रू। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तुम लोग ध्यान रखना, शराबबंदी हो गई और ये ड्रग्स वगैरह की रोकथाम, वैक्सीनेशन एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, ये सब आर्टिकल 47 से आता है डीपीएसपी के। तो ये याद रखना और काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल नंबर 48, जो कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से डील करता है। तो आर्टिकल नंबर 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जो पशुपालन वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एंड एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है हमें, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उस टाइम पे। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे निर्भर थे। तो यहाँ पर स्टेट को कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं, जो कि है द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमें करना है कैसी लाइंस पे, मॉडर्न एंड साइंटिफिक। तो ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना है, अच्छे अच्छे इरीगेशन सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन को आजकल प्रमोट किया जा रहा है, पॉली हाउसेस को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सब किससे निकल के आया है, ये इसी आर्टिकल से निकल के आया है, आर्टिकल 48। इसके थ्रू सरकार एग्रीकल्चर पे सब्सिडी भी देती है, जैसे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तुम इंट्रोड्यूस करोगे अपनी एग्रीकल्चर में तो सरकार जो है वो सब्सिडी देती है। And shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle। ठीक है, तो जितने भी काउस वगैरह हैं या फिर उनके जितने भी बछड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करना है सरकार को, ताकि वो जो बूचड़ खाने होते हैं, जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, उनमें वो ना कर सकें। तो सरकार को ये चीज़ें करनी है, ठीक है, तो उनकी ब्रीडिंग को भी इम्प्रूव करना है। तो ये सब इसी आर्टिकल से निकल के आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो तुम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना होगा, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आता है। तो याद रखना आर्टिकल 48 जो कि डील करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर से। तो इसका दूसरा पार्ट जो कि स्लॉटर ऑफ काउस वगैरह है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउस जो हैं वो सेक्रेड मानी जाती हैं अपने इंडियन कल्चर में। तो वो सेक्रेड हैं और उनको प्रोटेक्ट करना है, सरकार को ये डायरेक्शन देती है। तो उनको काटना बूचड़खानों में अलाउड नहीं है और रिलीजियस सेंटिमेंट से हर्ट होते हैं। एंड तो ये सारी चीज़ें तुम लोग ध्यान रखना आर्टिकल 48 में। फिर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 48 ए की। तो 48 कैपिटल ए जो कि आया था कौन से अमेंडमेंट से, तो इंदिरा गांधी जी की शक्ल देख के तुम लोगों को याद आ गया होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको लाया गया। और बाकी हम लोगों ने काफ़ी ऐसे आर्टिकल देखे थे जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए थे डीपीएसपी में, तो उनको एक बार फिर से हम लोग रिविजिट करें तो 39 एफ करके एक आया था, 39 ए आया था और 43 ए आया था, और ये जो है 48 ए भी इसी अमेंडमेंट से आया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी ही नहीं है तो प्लीज जाके देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस थी। तो इस आर्टिकल की हम लोग बात करें तो ये कहता है प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट एंड जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो इसमें स्टेट को डायरेक्शन दी जाती है कि फॉरेस्ट को कंजर्व करो, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करो। इसी के थ्रू फिर हम लोग जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स देखते हैं वो इसी के थ्रू आए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो इसी आर्टिकल के थ्रू निकल के आया। अब हालांकि ये जो अमेंडमेंट था ये 48 ए जो था वो 1976 में आया, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1972 में ही आ गया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है वो इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो इसी आर्टिकल से निकलता है या फिर इसी से रिलेटेड है, तो ये तुम लोग ध्यान रखना। एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी इसी से निकल के आया है, तो याद रखना द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ये भी इसी आर्टिकल से निकल के आया है। तो इंदिरा गांधी मैम ने ये डाला और इसके थ्रू फिर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ये सारी जो चीजें हैं वो इस आर्टिकल के थ्रू हुई, आर्टिकल नंबर 48 ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट आर्टिकल की हम लोग बात करें जो कि है आर्टिकल नंबर 49, जो कि कहता है कि मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें यानी कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या फिर जितने भी हमारे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जितनी भी एंशियंट मंदिर वगैरह हैं, गुरुद्वारा हो गए, और जितनी भी बुद्धिस्ट साइट है, मतलब जितनी भी एंशियंट चीज़ें हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, उन सबको, उन सारे मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करना है किसको, स्टेट को। तो ये आर्टिकल नंबर 49 जो है वो कहता है। इसके थ्रू फिर द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 इसकी के थ्रू निकल के आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं उनको प्रिजर्व करना है, तो इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट। ठीक है, एवरी मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और प्लेसेस
और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक, ठीक है, मॉन्यूमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। तो हिस्टोरिक इंटरेस्ट की कोई चीजें हैं या फिर कोई आर्टिस्टिक चीजें हैं हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करना है सरकार को। डिक्लेयर्ड बाई और अंडर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं वो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी चीज नेशनल इंपॉर्टेंस की है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाई लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट जिस मॉन्यूमेंट्स को या फिर जिस प्लेस को इंपॉर्टेंस दे देगी, नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर देगी, उसको कंजर्व किया जाएगा फिर इस एक्ट के थ्रू, तो याद रखना, ठीक है। फ्रॉम स्पॉइलेशन, उसको खराब नहीं होने देना है, उसको डिसफिगरमेंट, उसका डिसफिगरमेंट नहीं होना चाहिए, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, उसका रिमूवल नहीं होना चाहिए, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं वो प्रोटेक्शन करनी है इन मॉन्यूमेंट्स की और प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। तो तुम लोग जितनी भी ये इमारतों पे, नेशनल इंपॉर्टेंस की इमारतों पे अपने नाम लिख लेते हो, फलाना लफ्ज फलाना, तो ये दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड, तो ये मत किया करो। एंड नेक्स्ट जो हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे वो है आर्टिकल नंबर 50, जो कि कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग रखना है सरकार को, ये आर्टिकल नंबर 50 जो है वो कह के चला जाता है सरकार से, ठीक है। तो जुडिशरी यानी कि जितनी भी न्यायपालिका है, जितनी भी कोर्ट्स वगैरह हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो आईएएस वगैरह हैं, तो इनका जो काम है इनको अलग रखना है और इसको जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं पावर के मिसयूज़ के। तो पावर का मिसयूज़ ना कर सके कोई, इसलिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करने की बात कही जाती है आर्टिकल नंबर 50 में, ठीक है। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब इसके लिए तुम लोगों ने एक एनजेएसी जो बिल आया था, जो एक्ट बना था, उसको तुम लोगों ने सुना होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। अब इसके थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह थे उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। लेकिन इसको जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक डेंट मार के जा रहा था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये अफेक्ट कर रहा था, एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को जो है वो अनकंस्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और वो डिक्लेयर कर दिया। तो ये तुम लोग याद रखना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो आर्टिकल नंबर 50 में है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, विच इज आर्टिकल नंबर 51, जो कि कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो वैश्विक स्तर पे हमें भाईचारा प्रमोट करना है और भाईचारा ऑन टॉप पे हमें लेके जाना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। इसी के थ्रू हम लोग यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स वगैरह हैं, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे ब्रिक्स हो गई, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो इन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हम लोग मेंबर्स हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 51 के थ्रू आता है। एंड इसको हम लोग डिटेल में पढ़ें तो ये चार चीजें जो है वो स्टेट को करने को कहता है। एक तो प्रमोट इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो वैश्विक स्तर पर शांति को हमें प्रमोट करना है। तो जितनी भी वॉर्स वगैरह हो रही हैं, हमारा जो स्टैंड रहता है इंडिया का, वो क्या रहता है, वो क्या रहता है कि हम लोग शांति को प्रमोट करते हैं और युद्ध जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और बातचीत के थ्रू इस मैटर को सॉल्व किया जाए। तो ये हमारा जो है वो स्टैंड रहता है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर जितनी भी डिस्प्यूट्स चल रही हैं इंटरनेशनली, तो हमारा स्टैंड क्या रहता है, हम लोग शांति का पक्ष लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें करना है आर्टिकल 51 ए के थ्रू। एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे अच्छा व्यवहार बना के रखना है। हम लोग एक तरफ रशिया के भी अच्छे दोस्त, एंड एक तरफ हम लोग यूएसए के साथ भी काफी सारी डील्स करते हैं, उनसे भी काफी अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, और चाइना की भी हम ब्रिक्स में और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग मेंबर्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों को साथ में लेके चलनी है, और सबसे हमें एक अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी है। ये आर्टिकल नंबर 51 का सब क्लॉज बी जो है वो कहता है। एंड सब क्लॉज सी इसका कहता है फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विद अनदर। तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी हैं या फिर जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको मानना है और उनको जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो जितनी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस वगैरह हो गई, तो उस चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं अपने देश में, और यूनाइटेड नेशंस के हम लोग मेंबर हैं, तो वहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसका हम लोग देखते हैं और पालन करते हैं। एंड इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो जितनी भी डिस्प्यूट चल रही हैं हम लोग उसमें क्या कहते हैं कि बातचीत के थ्रू उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 51 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये ऑपरेट करने की कहता है, और इंटरनेशनली हमारी इमेज कैसी होगी उसको ये काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जितनी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको हम लोग क्या सॉल्यूशन देते हैं कि बातचीत करके इसको खत्म करो। लड़ाई जो है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है किसी भी डिस्प्यूट का। तो ये हमारा स्टैंड रहता है आर्टिकल 51 के थ्रू। एंड ये था पूरा डीपीएसपी हम लोगों ने कवर किया। एंड बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर तुम लोग चाहते हो ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो तुम्हें, तो बता देना कमेंट्स वगैरह में, आई विल सी इट। एंड कहीं से नया इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।